हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में। और यही जो हिस्ट्री है वो लुसेंट से पढ़ाऊंगा, तो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो भी आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में है, जो भी कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने के चांसेस अधिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत, भरत का देश कहते हैं। यहाँ के निवासी को भारतीय अथवा भरत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। अच्छा, इंडिया क्यों कहा था? क्योंकि सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर। तो सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता है ना, इंडस। तो इसी के नाम से इंडिया वर्ड्स बना था तथा मध्यकालीन में अगर हम मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसकी व्याख्या किया है। ठीक है, तो भारत को बहुत अन्य अन्य नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। ठीक है, भारतीय इतिहास के अध्ययन को सुविधा के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर एक भाग में हम प्राचीन पढ़ेंगे, दूसरे में हम मध्यकालीन, उसके बाद फिर आधुनिक भारत। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अच्छा, कहाँ से पता लगता है कि प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं? तो अगर हमें जानकारी रखना है प्राचीन भारत के बारे में तो हमें कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम जानने चाहते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा। और विदेशियों का विवरण, क्योंकि प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी भी आए थे भारत में। ठीक है, अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग विदेशी आए थे और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, किताबें भी लिखी अपनी अपनी। तो उसको भी पढ़कर हम पता कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, कुछ ऐसे पुरातत्व, हमें कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं जो प्राचीन भारत से संबंधित हो, तो वो भी एक साक्ष्य हो जाता है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी दे देता है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? जैसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। तो वेद, ये जो ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ सबसे पुराना है और इसकी जो व्याख्या की थी इसको वेद व्यास बोलते हैं। इसके रचयिता आप बोल दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि वेद की रचना किसने की थी? ठीक है, इस धर्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने किया था। ठीक है, वेद व्यास ने किया था। और भारतीय परंपरा वेदों के नृत्य और अपोष्टमय बनाती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट होता है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ठीक है, वेद 4 हैं। क्लियर है? एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद। एक हम पढ़ते हैं आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। और एक हम पढ़ते हैं सामवेद, सामवेद। और एक हम पढ़ते हैं आपका अथर्ववेद। 4 वेद हैं। तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, वेद कितने होते हैं और इस चारों वेद को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन जाता है। वेद की रचना किसने की? वेद व्यास ने। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, के संग्रह को क्या कहा जाता है?
ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होर्त कहते हैं। वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वेद को अगर हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद से हमें आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक प्रणाली के बारे में कि उस समय जो आर्य थे वो कैसी उनकी राजनीतिक प्रणाली थी, तो वो सभी के बारे में हमें डिटेल में मालूम होता है अगर हम ऋग्वेद पढ़ें, ठीक है। एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य कहाँ से आए थे, उनका रहन सहन कैसा था, ठीक है। देखो, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन ये बन जाता है, एग्जाम्स में कई बार आया है कि जो गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है? वह आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। और एक ये आता है कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख है? तो डियर सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। वहां पे ऑप्शंस आपके कई बार एग्जाम में दे देता है, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। तो राइट आंसर क्या है? सोम देवता, क्योंकि ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को किल कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि भी ऋग्वेद में वर्णों में डिवाइड किया गया है समाज को। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? एक था ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण में डिवाइडेड है, ठीक है। और पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख एवं भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ईसा पूर्व एवं ईसवी, तो इसमें डिफरेंस क्या है वो चीजें बताया गया है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियल कैलेंडर्स, ईसाई कैलेंडर्स, जूलियन कैलेंडर्स, जो ईसाई के धर्मगुरु थे, तो ईसाई के धर्मगुरु कौन से हैं? तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ईसा मसीह को माना जाता है और इनके जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते थे? बीसी कहते थे। उनके जन्म से समय के पहले को बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में गिनते थे, ठीक है, उल्टी गिनती गिनते थे। जैसे महाबुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो उल्टी गिनती होती है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 463 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, उतना ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वामनावतार की 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र की 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन पालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधार्यु कहा जाता है, ठीक। यजुर्वेद
में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद हमें क्या मिलता है? यज्ञ यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक वेद है जो कि गद्य अनपढ़ दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है गान, गान। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। तो मंत्रों का संकलन मिलता है यज्ञों के समय, जो भी मंत्र का उच्चारण होता है साम वेद में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते थे? उद्धार। ठीक है, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो कोई भी विशिष्ट ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन तो नहीं मिलता है। जो जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। देखो, अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा, जो अथर्ववेद है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। तो अगर पूछा जाए कि अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित की गई है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अथर्ववेद है वो किसके द्वारा रचित है? तो इसमें अथर्व ऋषि द्वारा रचित है और कुल 731 मंत्र इसमें है और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, बाकी पृथ्वी सूत अथर्ववेद का प्रतिनिधि शुक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्राण गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औद्योगिकी, इसमें श्राप, वशीकरण, पाश्चित, प्राश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो जादू टोने का विवरण किस वेद में मिलता है? क्वेश्चन ये भी आया है, तो वो अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और देख लेते हैं। वेदों की भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में। 6 वेदांतों की रचना की गई है। पॉइंट कीजिए इसको। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक गाथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध, अगर हम पढ़ना है तो पुराण पढ़िए। और पुराणों की रचना किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुराणों की रचना की थी लोमहर्ष, अथवा उनके जो पुत्र थे उर्गश्रवा को माना जाता है। तो इसकी रचयिता लोमहर्ष को माना जाता है, अथवा इनके जो पुत्र हैं उर्गश्रवा माने जाते हैं। और पुराण कितने हैं टोटल? तो 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है डियर 18। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संख्या कितनी है? 18। जिसमें न केवल 5 मत्स्य, वायु
विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो 5 में राजाओं की वंशावली मिलती है, 18 में से 5 में, ठीक है? नोट। जो पुराणों में मत्स्य पुराण है, वो सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। तो क्वेश्चन ये भी आया है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन से हैं? तो मत्स्य पुराण है, ठीक है? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। इसी तरह शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें मिलती है? तो मितृयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। शतप्रथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतप्रथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्ध अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृत कथाओं में सबसे प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति पाई जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त शुंग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बना ही नहीं है और बहुत रेयर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कहाँ से मिलता है? तो वो कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य का और भी नाम है जैसे कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है? ये 2 नाम याद रखना क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। जितने भी मैंने स्टार बना रखे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? संस्कृत संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो राजतरणी। राजतरणी कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध कश्मीर से है, कश्मीर के इतिहास से है, ठीक? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सचनामा लेखक अली अहमद ने सुरक्षित है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है परिणि, ठीक है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? परिणि। अष्टाध्यायी के लेखक परिणि है, ठीक है? ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और कृत्यानन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चल जाता है। अब हम देखेंगे कुछ विदेशी आक्रमण से मिलने वाली जानकारी, क्योंकि अगर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी रखना है तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन में जब राजा राजा लोग थे तो उस समय भी बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आया करते थे ज्ञान अर्जन के लिए। तो उन्हीं विदेशियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि यूनानी लेखक आए थे। तो यूनानी लेखक कौन कौन से थे? जैसे कि
टेसियस एक यूनानी लेखक था, ये भी भारत आया था और इन्होंने भी पुस्तक लिखी, तो उससे भी हमें प्रमाण मिलता है प्राचीन इतिहास के बारे में हमें। देखिए, यह एक ईरान का राज्य वैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। इसने अपनी पुस्तिका जो थी हिस्टोरिका, तो हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। तो आई होप ये कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सेम नाम और सेम पुस्तक, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये तो आपको याद रहेगा। आपको याद करके क्या करना है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध का वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नरियाकस, अनेसेक्रिटस, आस्ट्रोबुलस का विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तिका है इंडिका। और लगभग लगभग ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में रिपीटेड होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं, डाइमेक्टस या सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो टालमी था, इसकी पुस्तक क्या है, तो भारत का भूगोल। टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया भी एग्जाम में, ये भी आया था। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, तो आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं इन जो विदेशी आए थे इनकी पुस्तकों को पढ़कर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कुछ चीनी लेखक आए थे, जैसे कि फाहियान। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, डेफिनेटली ये भी पूछा गया है एग्जाम में। जो फाहियान था वो किस नरेश या किस राजा के दरबार में आया था, तो गुप्त के जो राजा थे, नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। और यह कितने वर्षों तक भारत में रहा है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन, फाहियान। यह एक चीनी यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुग्म। यह 518 में भारत आया था, 518 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसने 3 वर्ष तक यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो नॉलेज लेने के लिए भी, स्टडी करने के लिए भी विदेशों से लोग आया करते थे भारत में। और आज की स्थिति ये हो गया है कि हम लोग बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री ज्ञान अर्जित करने के लिए। ठीक है, देखिए, ह्वेनसांग, ये भी भारत आया था, भ्रमण किया था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये तो क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह भी एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग 629 में आया था और चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह
भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा और वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर अध्ययन किया इसने, स्टडी किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। तो ये लोग बौद्ध धर्म को इंडिया से लेकर गए, उसकी जितनी भी ग्रंथ थी उसको एकत्रित किया और उसको लेकर गए, मतलब चोरी भी किया और सीनो चोरी भी किया। ये ऐसे थे हेंसुआंग भाई साहब। ठीक है, हमें लोग ने पढ़ाया और फिर हमारी चीजों को उठा कर ले गए। देखो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ह्यून सॉन्ग से, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में देखो। इसने हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया, जो इसने अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें। इसके अनुसार चंद्र का जो राजा था वो शूद्र था और हिंसवैंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमाओं का भी पूजन किया। हिंसवैंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शील भद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद एक चीनी यात्री और आया था, सिंह का 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन इसने किया। अब देख लेते हैं कुछ अरबी लेखक भी आए थे, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए थे। जैसे कि अल बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया और अरबी में लिखी गई इसकी कृति जो थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है ये। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है और काफी इसने एक्सप्लेन किया है अपनी पुस्तक में किताब उल हिंद में भारत के बारे में, जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रीमिया, रीति रिवाजों, कथाओं, सामाजिक भारतोल, माप विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया है। तो काफी विस्तृत इसने भारत के बारे में लिखा है। इसमें राजपूत कालानी कलानी समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर अच्छा खासा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो प्राचीन इतिहास के बारे में अगर पढ़ना है तो अल-बरूनी की किताब पढ़िए, किताब उल हिंद। नेक्स्ट जो आया था अरबी लेखक वो था इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो काफी विद्वान था ये और अच्छी समझ थी इसको हर चीज का। उससे इम्प्रेस होकर इसको काजी बना दिया गया था, दिल्ली का काजी बना दिया गया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कुछ अन्य लेखक आए हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ अन्य लेखक जैसे कि तारनाथ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बना हुआ है कि तारानाथ जो है यह एक तिब्बती लेखक थे, तो तिब्बत से भी वही लेखक आए थे। इसने अंग्यूर तथा तांग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और इसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। एक तिब्बती लेखक और था मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी में के अंत में पांड्य देश की यात्रा में आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। देख सकते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो कुछ पुरानी
चीजें हैं, जैसे कि जो भी साक्ष्य हैं, जो भी जैसे हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि 400 ईसा पूर्व अभिलेख जो बुगाज कोई नाम का है, एशियाई माइनर से वैदिक देवता जैसे कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के कारण यवन जो राजदूत थे, यवन राजदूत ओलियोडोरस गरुण स्तंभ लेख से मिलता है। सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। भारत में होने वाला जो हूण आक्रमण था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरड अभिलेख से मिला था और उसमें शासक जो थे भानुगुप्त थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर मिलता है। लेखक मुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंद अभिलेख से मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम से का साक्ष्य मिलता है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां, मतलब गड्ढा घर और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां मिलती है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कृष्णा कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का किसने लिखा था, तो यवन जो शासक थे उन्होंने लिखा था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा उनके सिक्के से उनकी संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, कुछ अभिलेख हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और उनके शासक हैं, एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, तो उसमें जो राजा थे वो थे कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ रुद्र दामन। नासिक अभिलेख जो है उसमें शासक थे उनके गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ, ये समुद्रगुप्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एरोड अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 अभिलेख आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा और आपका प्रयाग स्तंभ और ऐहोल अभिलेख। उसके बाद पढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख, तो उसमें जो राजा थे मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। और उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। डियर, ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ बनना नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, इसे
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ, और पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका को क्या कहा जाता है? मुख्य आधार शिकार था, और शिकार पूरा पाषाण काल में मनुष्य के मनोरंजन के साधन थे। मतलब शिकार करना इनका एक प्रकार का मनोरंजन भी था। आग का आविष्कार इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही हो गया था, और उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। तो सबसे पहले जो मनुष्य थे उन्होंने किसको पाला था? तो कुत्ते को उन्होंने पालना स्टार्ट किया। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने, और इसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ था, और पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो गेहूं थी एवं जौ थी। ठीक है। लेकिन मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन ये बना है एग्जाम में, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। खुली हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नाउ, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ था मृतकों का किला, मृतकों का टीला। ठीक है। डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, और भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देख लेंगे सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के दौरान सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व एवं 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दयाराम साहनी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। तो कांस्य युग के नाम से किस सभ्यता को कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कई बार। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक प्राचीन स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेगोड बलूचिस्तान, पूर्व स्थल हिंडन नदी के किनारे लामगिरीपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी पुरास्थल जो गोदावरी नदी है वो दाइमाबाद जो कि अहमदाबाद में स्थित है महाराष्ट्र में।
अहमदनगर, सॉरी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगर थे, जैसे कि एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन। तो 6 प्रमुख बड़े नगर थे। लोथल एवं सूतकोतड़ सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शाशीर ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो में स्नानगृह सभ्यता जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कुछ इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार, ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए मोहनजोदड़ो में आप लोग को पता है कि भाई स्नान गृह मिला था, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और प्रमुख स्मारक भी है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड था, लगभग 11.88 मीटर्स लंबा और 7.01 मीटर्स चौड़ा एंड 2.43 मीटर्स गहरा था। अग्निकुंड भी मिलता है, अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिलता है, जैसे स्नान गृह का साक्ष्य मिलता है या स्नान कुंड हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है, तो अग्निकुंड हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य देवता थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का विराजमान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुखी वाले देवता पशुनाथ की मूर्ति है। तो ये बनता है कि कौन से देवता थे, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। और इसके ये भी क्वेश्चन बनता है कि चारों ओर जो जानवर थे उनका नाम था, तो भी याद रखना है कि हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिलती है, तो वो किससे निर्मित है, तो वो कांसा मूर्ति थी, कांस्य की थी, ठीक है। सोना, चांदी, कांस्य, तांबा, ऑप्शन कई बार आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की मोहरों पर हड़प्पा में मोहरों पर सबसे अधिक संग्रहित पशु का आंकलन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल चनहु दड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाईं से बाईं ओर मिलती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति दाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। सिंधव मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे और मिट्टी बनाने के लिए मिट्टी से बने हल का यूज करते थे वो लोग। और रंगपुरी और लोथल से चावल के दाने मिले, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम शाक्त लोथल से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे, तो तुर्को तथा कालीबंगन लोथल से मिलता है। और तौल के लिए 16 की अनुपात, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो सिंधव के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैल और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो उस समय इतनी सारी विकसित हो गया था। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का मतलब है सिंधु सभ्यता से था, ठीक है।
तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का वर्णन है वो वर्ग के हाथों में था, शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। बाकी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं बनता है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी माँ की पूजा करते थे, ठीक है, मतलब जमीन की वो लोग धरती माँ की पूजा करते थे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जैसे कि आज भी हमारे हिंदू धर्म में आज भी यह प्रचलन है कि हम लोग नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो ये साक्ष्य मिलते हैं, अब एक प्रमाण भी है, और आज भी हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हम शिव की पूजा भी करते हैं, तो आज भी चीजें विद्यमान है। सिंधु सभ्यता में मातृभूमि मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, और पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था उसकी भी विशेष पूजा करते थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट कि कुबड़ वाला पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था उसकी भी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे। और बाकी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में मिलती है, तो इसका प्रचलन था पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा कहा जाता है। कुछ ये आपका लगभग सिंधु सभ्यता के पूर्व कुछ और नदी उत्खनन था, ये अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट वैदिक सभ्यता थी। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में पड़ते हैं। वैदिक काल जो 1500 लगभग 1500 से 1000 के बीच में था, ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया, और आर्यों का निर्मित सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता से कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। एग्जाम में पूछा गया है। आर्य प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 वर्गों में बांटा करते थे: ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पे स्टार बना देता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बना नहीं है। देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो बिल्कुल जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही बना देता है, ठीक है। इस वाली स्लाइड में अगर देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि ये पूछा गया उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। तो ये तीनों क्वेश्चन बने, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है: ब्रह्म, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान समाज था, और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ठीक। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली एग्जाम में आया हुआ है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, ये प्रचलन नहीं था। स्त्रियों इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी, और ऋग्वेद में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया है ये कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? तो सोम रस था। देखो
आर्य मुख्य व्यवसाय कौन सा था करते थे, तो पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो लोहा थी, और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है, और तांबे को लोहित अयस्क कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस पॉइंट को। बाकी और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा को एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का कई बार उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है ऋग्वेद में। क्लियर? ऋग्वेदिक काल के जो देवता थे वो आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम में कभी भी। नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की उच्चारण की थी। इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से बन जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और महाकाव्य कौन से हैं, तो महाभारत और रामायण, इट्स इंपॉर्टेंट। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार बनाता हूँ, जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे कि वेदांत दर्शन के कारण मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। और जनपद, तो 16 जनपद थे, महाजनपदों का उदय हुआ था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में डिवाइड था। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट याद रखना इस चीज को। ठीक है, 16 जनपदों में, और 16 जनपद कौन से थे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।